Hi student, today I am going to discuss mathematical tool of physics। देखना फिजिक्स में आप लोग सोच रहे होंगे फिजिक्स में मैथ पढ़ना क्यों जरूरी है। फिजिक्स में मैथ पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिजिक्स का डेफिनेशन ही बोला गया है थोड़ा सा क्या, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब क्या, फिजिक्स जो हमारी वो किसकी भाषा है, मैथ की भाषा है। तो हमको क्या फिजिक्स समझने के लिए मैथ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या मतलब मैथ का अगर हम देखें सही में इसका एप्लीकेशन किधर है, तो मैथ का हमको एप्लीकेशन दिखाई देगा किधर, फिजिक्स में। मतलब क्या, अगर मैथ का किधर भी यूज करना है अच्छे से तो आपको कहां पर यूज करना पड़ेगा, फिजिक्स में ही यूज होना है इसका। और किधर भी इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। जैसे आप केमिस्ट्री में चले जाओ, बायोलॉजी सब्जेक्ट में चले जाओ, अदर सब्जेक्ट में जाओगे तो वहां पर क्या मिलेगा, मैथ का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको सबसे ज्यादा एप्लीकेशन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज फिजिक्स से रिलेटेड करते हो, जैसे आप सैटेलाइट लॉन्च करने गए, सैटेलाइट लॉन्च करने जाते तो उसमें क्या आपको ढेर सारे कैलकुलेशन करने पड़ते। तो जितने भी मैथ के जितने भी रूल होंगे उसमें मैक्सिमम रूल आपको लगाने पड़ेंगे किसके, उसकी कैलकुलेशन के लिए। इसी तरीके से जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में मैथ कंपलसरी है। तो मैथ हमको आना चाहिए तभी हमको क्या फिजिक्स अच्छे से आएगी। अगर मैथ को हमको थोड़ा बहुत पार्ट नहीं आता तो फिर हमको फिजिक्स उतना अच्छे से समझ नहीं आएगी। फिर भी इसीलिए हम यहाँ पर ये क्लास ले रहे हैं। पहला क्लास आपको आप लोग का क्या, मैथमेटिकल टूल ऑफ फिजिक्स का, कि आप लोग को थोड़ा सा मैथ समझ आ जाए कि मैथ में क्या चीजें होती हैं और उसका एप्लीकेशन की यहाँ फिजिक्स में कैसा है। जैसे मैं अभी मैथ है यहाँ मैथ में पढ़ाऊंगा, जो मैथमेटिकल टूल ऑफ फिजिक्स है इसमें मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा क्या, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन, मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और फिर क्या अलजेब्रा। इतनी सारी चीजें आपको आना ही आना चाहिए तभी आप क्या फिजिक्स पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपको फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे अभी हमको बड़ा सा कोई कैलकुलेशन करना है, जैसे मान लो ऐड करना है, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब वेरिएबल फंक्शन कोई है हमारे पास। तो अगर कोई वेरिएबल फंक्शन है उसको हमको क्या करना हो, ऐड करना हो गया। तो हम ऐड करने के लिए क्या, हम अभी वेरिएबल फंक्शन नहीं केवल कांस्टेंट फंक्शन का एडिशन पढ़ा है, तो हमको वेरिएबल फंक्शन का एडिशन करना थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर मैंने इंटीग्रेशन आपको बता दिया, आपको इंटीग्रेशन समझ आ गया, तो आप क्या करोगे, वेरिएबल फंक्शन का भी एडिशन आसानी से कर सकते हो। ऐसे में बोलूं कोई वेरिएबल फंक्शन है उसको क्या कई पार्ट में डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कांस्टेंट फंक्शन का केवल अभी डिवीजन पढ़े हो, लेकिन वेरिएबल फंक्शन को कोई भी डिवीजन नहीं पढ़ो। लेकिन जब मैं डिफरेंशिएशन बता दूंगा तो फिर क्या करोगे आप, वेरिएबल फंक्शन का भी आप डिवीजन आराम से कर ले जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। बस इसमें कुछ रूल्स है, वो रूल्स हमको याद होने चाहिए। अगर वो रूल्स हमको याद हो जाएंगे तो फिर क्या हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स जो है आसानी से समझ में आएगा। लेकिन अगर हमारा ये मैथ वाला पार्ट थोड़ा सा भी कम समझ आया, या हमने सोचा कि मैथ वाले पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर दूं, तो स्किप करने के बाद आपके पास प्रॉब्लम क्या आएगी देखना। उस समय आपके पास यही प्रॉब्लम आएगी कि कहीं भी मैं कैलकुलेशन करूंगा, जैसे हमेशा क्या होगा, फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं, उन डेरिवेशन को जो हम सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करते वक्त हमको यही होता है कि वहां पर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन और अलजेब्रा, इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसीलिए हमारा अगर ये पार्ट नहीं सही होगा, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ये पार्ट, तो फिर हमारा क्या उधर जाके कैलकुलेशन थोड़ा वीक हो जाएगा, हम कैलकुलेशन उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, फिर हमको डेरिवेशन समझ नहीं आएगा। अगर फिजिक्स का डेरिवेशन समझ नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। फिजिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो फिजिक्स में तो फिर आप समझ जाओ फिजिक्स आपको जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में जब भी आप जाते हो कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देने के लिए, तो हर एक एग्जाम में आप देखोगे कितना लगभग 90% से अबव प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स होते हैं। बाकी 10% प्रॉब्लम आपको थोड़ा थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम मिलेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते चलेंगे, साथ साथ हम दोनों एक साथ करेंगे। दोनों एक साथ इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल्स नहीं करवाएंगे, केवल थ्योरी एक साथ करवा दिया, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको वो थ्योरी समझने में थोड़ा उसका एप्लीकेशन कहाँ है, उसका यूज कैसे करना है थ्योरी का, वो चीजें हमारा सही से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक साथ में हम दोनों चीजें, जैसे जैसे हम इसका थ्योरी पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा न्यूमेरिकल्स पार्ट भी चलता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्या, मैथमेटिकल टूल ऑफ फिजिक्स। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स में क्यों पढ़ना है। हमने बताया अभी पहले ही इसका डिफिनीशन बताया, फिजिक्स का डिफिनीशन क्या डिफिनीशन बताया, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स।
मतलब क्या, फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स की भाषा है, इसलिए हमको क्या मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। हमको जो अगर मैथ नहीं आए तो फिजिक्स हम कैसे आ सकता है, अगर जो मैथमेटिक्स है वो फिजिक्स की भाषा है। तो देखना सबसे पहले चीज आएगी हमारा क्या, टेग्नोमेट्री आएगा। टेग्नोमेट्री आएगा तो इसमें सबसे पहले टेग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या, जब भी हम टेग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो हमारे स्टार्ट कहां से होता है, एंगल से स्टार्ट होता है। तो देखना अगर हम बोले एंगल क्या है तो एंगल को कैसे डिफाइन करोगे, तो एंगल को डिफाइन करने के लिए बहुत लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि एंगल क्या है, दो लाइन मीट कर गए तो एंगल बन गया। हाँ बिल्कुल वही सही है कि अगर हम बोले क्या एंगल को डिफाइन करें तो बोला जाता है दो रे किसी कॉमन पॉइंट पे अगर मीट कर रहे हैं तो फिर क्या बनेगा, आपका एंगल बन जाएगा। जैसे मैं बात करूं देखना, एंगल क्या है, बोला जाता है दो रे हैं इस तरीके से, एक रे ही है, ये हो गया हमारा, ठीक है, मान लो ये, और दूसरा रे हमारा ये हो गया। ये दोनों रे जिस पॉइंट कॉमन पॉइंट पे जहां पर जाकर के दोनों मिलेंगे आपस में, वहां पर क्या बन जाएगा तुम्हारा, कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम वो क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। अब देखना अगर हमने एंगल बना लिया तो ये हमारा क्या, ये हमारा एंगल बना, किस में बना, प्लेन में बना, दो लाइन के मीट होने से। ऐसे हमारे ये भी हो सकते हैं कि तीन लाइन के मीट होने से हमारा कोई ना कोई एंगल बने, तो तीन लाइन के भी मीट होने से एंगल बनेगा। जैसे हम बात करें क्या, एक लाइन हमारा ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, और तीसरा लाइन कुछ हमारा इधर 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 से आ गया, मान लो ये लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को मैं इधर से बना दे रहा हूं, देखना थोड़ा समझना, ये 3 डायमेंशन फिगर है इसलिए थोड़ा कम समझ आएगा, लेकिन ऐसे समझो एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, जो इधर वाली लाइन है एक्चुअली में कैसा इधर वाली लाइन है। तो देखना तीनों मिलाकर के कोई ना कोई एंगल बना, तो तीन लाइन के मिलने से भी हमारा क्या, कोई ना कोई एंगल बनेगा। ये एंगल इस एंगल में डिफरेंस क्या, दोनों एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस एंगल को केवल और केवल बोला क्या जाएगा, एंगल बोला जाएगा। और इस बार ये जो एंगल बनेगा पूरा, इसको बोला क्या जाएगा, सॉलिड एंगल। मतलब क्या, अगर हम बोले जो एंगल है हमारा 2 डायमेंशनल फिगर में बन रहा है, मतलब क्या किसी प्लेन में बन रहा है, अगर किसी प्लेन में जो हमारा बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। लेकिन अगर ये 3 डायमेंशन में बनना स्टार्ट हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे देखना ये हमारे दो लाइन से दो लाइन आपस में मीट कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, हमारा एंगल बनेगा। लेकिन अगर यहीं पर हम क्या तीन लाइंस को मीट करवाए, तीन लाइंस देखना, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन क्या ये हो गया, तो देखना इधर एक पूरा एंगल बन रहा है ना, ये पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल बन रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा, ठीक है। देखना सॉलिड एंगल का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप आइसक्रीम खाते होंगे, कोन वाली आइसक्रीम, अगर कोन वाली आइसक्रीम खाया होगा तो कोन के नीचे देखना एक ऐसे गोल सा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। जो गोल सा एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। तो हमारा जो एंगल हो गया वो एंगल कितने तरीके के होंगे, दो तरीके का। कौन कौन सा, एक हो गया एंगल और दूसरा क्या हो गया, सॉलिड एंगल। इस एंगल को बोला जाता है प्लेन एंगल भी बोला जाता है, इसको क्या प्लेन एंगल भी बोला जाता है। देखना प्लेन एंगल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमारा क्या बनता है, प्लेन में बनता है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, हमको प्लेन एंगल बोला जाएगा। ये हमारा कौन सा एंगल है, ये हमारा सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल क्यों बोला जा रहा है, सॉलिड एंगल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर मतलब क्या, जब 3 डायमेंशन में कोई भी एंगल बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। देखना तो सबसे पहले हमको मिला क्या, जो एंगल मिला वो क्या मिला, एंगल मिला हमारा प्लेन एंगल एक, और दूसरा हमको मिला क्या, सॉलिड एंगल। देखना जब भी हम एंगल को मेजर करते हो तो आप बेसिकली जो मेजर करते हो, मेजर किस में करते हो, डिग्री में मेजर करते हो। हमेशा आप क्या एंगल को किस में मेजर कर रहे हो, डिग्री में मेजर कर रहे हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो इसका एसआई यूनिट है किसका, एंगल का, वो एसआई यूनिट क्या है, इसका रेडियन है। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका क्या होगा, रेडियन, और इसका स्टेरेडियन। मतलब क्या, अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारा जो मिलेगा क्या, प्लेन एंगल का यूनिट क्या मिलेगा, रेडियन मिलेगा, और जो हमारा सॉलिड एंगल बनेगा उसका यूनिट क्या मिलेगा, स्टेरेडियन बनेगा, ठीक है। तो हम दोनों एंगल एक बार बना दे रहे हैं, इधर पर देखना, इधर से जो हमारा बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, प्लेन एंगल है, और इधर एक एंगल बनाऊं तो देखना ये एंगल, तो यहां पर एक कोई एंगल बनेगा,
यहां पर देखना ये कोई एंगल बनेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सॉलिड एंगल है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्लेन एंगल है। अब दोनों चीजें समझ आया होगा, ये हमारा क्या है, प्लेन एंगल, ये हमारा क्या है, सॉलिड एंगल है, ठीक है। इस तरीके से हमारा चलेगा। तो देखना हमारे पास जो एंगल हो गए दो तरीके के, एक प्लेन एंगल हो गया, दूसरा क्या, सॉलिड एंगल। देखना प्लेन एंगल को मेजर करेंगे किसमें, रेडियन में मेजर करेंगे। सॉलिड एंगल को किसमें मेजर करेंगे, स्टेरेडियन में मेजर करेंगे। इस तरीके से हमारे पास दो एंगल हो गए। अब देखना आप लोग जो बेसिकली मेजर करते हो किस एंगल को, किस में मेजर कर रहे हो, डिग्री में मेजर कर रहे हो। तो जैसे बात डिग्री और रेडियन में कोई ना कोई रिलेशन होगा, ये बात हमको पता होना चाहिए। डिग्री और रेडियन में कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो देखना क्या रिलेशन है, तो रिलेशन अगर मैं बोलूं दोनों के बीच में, तो देखना मिलेगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर हम बोले 180 डिग्री है तो कितना, उसमें 180 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई रेडियन होगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 1 रेडियन में या 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, या फिर 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो हमको ये पता चल जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होगा। तो देखना 1 रेडियन इक्वल टू मिलेगा 180 अपॉन पाई, इतना क्या, डिग्री, डिग्री, ठीक है। तो यहां से मिलेगा 1 रेडियन इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। अगर पाई की वैल्यू हम पूछे तो पाई की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 22/7, और इसी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखा जाता है 3.14, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर दे तो हमको मिलेगा क्या, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन 3.14, इतना क्या, डिग्री। ये दोनों कट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 57.34, इतना डिग्री 1 रेडियन। तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्या, 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो कितना डिग्री हमको पता चलेगा, 57.34 डिग्री। अब यहां से मैं आपसे पूछूं डिग्री इसकी बड़ी यूनिट है या रेडियन इसकी बड़ी यूनिट है, तो कैसे आप पता करके बताओगे। तो देखना डिग्री बड़ी यूनिट है या रेडियन बड़ी यूनिट है, इसको पता करने के लिए हम करेंगे क्या, जिसके सामने का न्यूमेरिकल वैल्यू लोएस्ट होगी, कम से कम होगी, वो यूनिट क्या होगा, तुम्हारा बड़ा होगा। और जिसके सामने का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, वो यूनिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या, रेडियन के सामने की यूनिट, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना 1 है, और डिग्री के सामने का रेडियन न्यूमेरिकल वैल्यू कितना 57.34। तो जाहिर सी बात डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये रेडियन क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो एंगल का यूनिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेडियन मिलेगा। और रेडियन हमको पता है, सॉरी हम एंगल जो मेजर करते हैं जनरली किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन हमको पता चल गया, और हमको ये भी पता चल गया 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। ऐसे आप ये भी निकाल सकते हो 1 डिग्री में कितना रेडियन होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें देखना। इसके बाद बात आती है कि अगर हमारा कोई भी वैल्यू एंगल में गिवन हो, सॉरी डिग्री में गिवन हो, तो उसको रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखना अगर हमारा कोई भी वैल्यू डिग्री में गिवन है, उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मान लो आपके पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है बोला गया 60 डिग्री को कन्वर्ट करके दिखाओ किसमें, रेडियन में। मतलब क्या, 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा ये हमको फाइंड करके बताना है। तो देखना 60 डिग्री में हमको रेडियन का फाइंड करके बताने के लिए हम करेंगे क्या, हमारे पास ये फार्मूला 1 रेडियन इक्वल टू कितना 180 अपॉन पाई डिग्री। ये फार्मूला हम अच्छे से लिख देते हैं, सॉरी एक मिनट रुकना, ये फार्मूला हमको पता है, ये फार्मूला हम वहां पर लिखते हैं सबसे पहले। तो यहां से हमको मिलेगा क्या, पाई रेडियन इक्वल टू कितना मिल जाएगा 180 डिग्री। डिग्री को हम ऐसे बना देते हैं ऊपर, ठीक है। ये हमारा पाई रेडियन इक्वल टू कितना मिल गया, 180 डिग्री मिल गया। देखना अगर यहां से मैं बोलूं कि कितना डिग्री हमको चाहिए, 60 डिग्री चाहिए, तो 1 डिग्री में अगर मैं पूछूं तो इसको थोड़ा इधर से मैं लिखूं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन अगर लिखूं तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिलेगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ये हो जाएगा ना, पाई अपॉन 180। देखना 180 में अगर हमारा कितना पाई रेडियन है, तो 1 रेडियन में कितना, पाई अपॉन 180 रेडियन, इतना हो जाएगा। निकालना कितने का, 60 का निकालना है। तो हम करेंगे क्या, 60 डिग्री इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180। क्यों, क्योंकि इसमें 60 से मल्टीप्लाई किया
तो इसको हम लिख सकते हैं 60 इंटू 1 डिग्री। तो इसमें भी हमको किसमें 60 से मल्टीप्लाई करेगा, इतना हो जाएगा। तो 60 × 60 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां से 60 डिग्री इक्वल टू कितना मिल गया π/3 रेडियन। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, डिग्री को रेडियन में भी और रेडियन को किसमें डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी डिग्री होगा। मान लो हमारा क्या 60 डिग्री है, सॉरी अगर हमारा बोल दे क्या 60 रेडियन है या हम बोल दे 35 रेडियन है, इस तरीके से इसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो क्या करेंगे, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 में, तो हमारा क्या आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा। तो देखना इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। एक और प्रॉब्लम करके बताता हूं। तो हमको ये फार्मूला ज्यादा करके याद रखना, क्या मैं बताता हूं, एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूं इसके लिए। अभी हमने लिखा था कितना 180 डिग्री इक्वल टू कितना पाई रेडियन, ये लिखा था। मतलब क्या 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन मिलेगा। ऐसे अगर हम थीटा डिग्री निकालें तो थीटा डिग्री इक्वल टू कितना मिलेगा, थीटा इंटू π/180 रेडियन। ये फार्मूला हमको याद में रखना पड़ेगा। अगर ये फार्मूला हमने याद कर लिया तो फिर देखना हमको मिलेगा क्या, किस को कितना भी एंगल आपको गिवन हो, सारे एंगल के लिए आप क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो आराम से। क्या कि अगर डिग्री में गिवन है रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखना एग्जांपल हमने बोल दिया थीटा इक्वल टू 45, इसको किसमें रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाओ। रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाने के लिए क्या करोगे, 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 इंटू π/180, ये ना इंटू r। 45 4 जा 180 तो कितना आ गया π/4 रेडियन। आराम से कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो यहां से हमको ये फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको किसमें डिग्री में वैल्यू गिवन है और रेडियन में फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू पुट करके हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। अब देखना कभी कभी आपके पास प्रॉब्लम आएगा, क्या रेडियन में वैल्यू गिवन होगा और डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो देखना अब आपको वैल्यू किस में गिवन होगा, रेडियन में गिवन होगा। बोला जाएगा 3 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, आपको मतलब 3 रेडियन कन्वर्ट 3 रेडियन इंटू डिग्री, ठीक है। ये आपका एग्जांपल देखना। हमने बोला क्या 3 रेडियन को क्या किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया, क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखना क्या फार्मूला बताया था, फार्मूला बताया था 1 रेडियन इक्वल टू 57.34 इतना क्या डिग्री, ये होता। तो 3 रेडियन निकालना है तो क्या करेंगे, 3 रेडियन इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3 इंटू 57.34 डिग्री। इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 1 10 हो गया और 7 3 जा 21 और 1 कैरी हो गया 22 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया 182 17 हो गया। ये इतना हो गया। तो मतलब 3 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, इतना 172.02 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या डिग्री से रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 फार्मूले आ गए। एक फार्मूला देखना क्या आया, पहला फार्मूला आया 1 रेडियन इक्वल टू 57.34 डिग्री, एक फार्मूला हमारा ये आ गया। दूसरा फार्मूला हमारा क्या आया था, थीटा अगर हमारा किस में गिवन हो, डिग्री में गिवन हो, तो थीटा डिग्री इक्वल टू हमको कितना मिलेगा पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू थीटा, ये हमारा दूसरा, ठीक है। तो ये डिग्री से किस में, रेडियन में, रेडियन से किस में, डिग्री में, इतना रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे पास 2 फार्मूले हो गए। कौन कौन से फार्मूला हो गया, एक हमारा रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन और दूसरा किस में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, ठीक है। तो ये था हमारा क्या पूरा का पूरा एंगल था। अब देखना इसके बाद है हमारा ट्रिग्नोमेट्रियल रेशियो, जो आप पढ़ चुके हो पहले से भी क्लास 10th में।
देखना थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। टेग्नामेंट्रियल रेशियो, इसी को टी रेशियो भी बोला जाता है, तो आगे से हम बोलेंगे इसको क्या, टी रेशियो, ठीक है, टी रेशियो भी बोला जाता है। देखना टेग्नामेंट्रियल रेशियो क्या है या टी रेशियो क्या है। अगर हम बोले कोई भी एक ट्रायंगल है इस तरीके से, मान लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या, जिसका एक कोई एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक कोई एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये कौन सा एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखना राइट एंगल ट्रायंगल में हमको इतनी बातें याद होने, ध्यान में होना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। ये चीजें होती, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हमको ये बेस बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, परपेंडिकुलर बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, हाइपोटेन्यूस बोला जाएगा। ये कुछ एंगल हमने मान लिया, कुछ एंगल ये हमारा थीटा है, ठीक है। इस एंगल को कुछ मान लिया मैंने, ऐसे रैंडम वैल्यू मान लिया, कुछ एंगल थीटा है, ठीक है। तो देखना ये हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड है, ये बात सबको पता। तो जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम वो किसमें वैलिड है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहां से देखना राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बोलूं ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो पहला फार्मूला यही ध्यान में रखोगे। दूसरा देखना टी रेशियो के बारे में। टी रेशियो के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, साइन थीटा का। मतलब क्या, ये थीटा एंगल है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमको ध्यान में होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और यही साइन थीटा इक्वल टू होता 1 अपॉन क्या, कोसेक थीटा भी होता, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला इसका अगर मैं यहां पर लगाऊं क्या, कॉस थीटा लगा दूं तो कॉस थीटा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, देखना कॉस थीटा इक्वल टू होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये होता कॉस थीटा इक्वल टू क्या, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां से हमको मिलेगा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कॉस थीटा जो होता है ये किसका इनवर्स होता है, सेक थीटा का। तो यहां से हमको मिल जाएगा क्या, सेक थीटा। ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला देखना रेशियो का। तीसरा अगर मैं बोलूं यहां पर क्या लगा दूं, टेन थीटा लगाऊं, टेन थीटा लगाएंगे तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू हमको क्या मिलता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये टेन थीटा का इनवर्स क्या होता, कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टी रेशियो। टी रेशियो की अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या, ये सारी चीजें करना पड़ेगा। क्या, जब साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा का फार्मूला क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और साइन थीटा का इनवर्स क्या होगा, कोसेक थीटा। मतलब क्या, कोसेक थीटा का अगर हम फार्मूला लिखना चाहे तो क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इसी का रिवर्स मिलेगा। ऐसे हमारा कॉस थीटा बोले तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका इनवर्स क्या होता, सेक थीटा होता। टेन थीटा, टेन थीटा का अगर हम बोले तो टेन थीटा का जो फार्मूला मिलेगा वो कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का इनवर्स क्या होगा, कॉट थीटा होगा। देखना ये सब हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम वेक्टर आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे या वेक्टर से आगे के जितने भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक में क्या इसका एप्लीकेशन आएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। कंपोनेंट आपको तोड़ने के लिए, कोई फोर्स है, फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में, उसको सेम डायरेक्शन में लाने के लिए तो हमको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम क्या इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या टी रेशियो था। देखना ये सब हमारे टी रेशियो हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये सारी चीजें। देखना इसके बाद कुछ और वैल्यू भी हमारे पास हैं, कुछ और भी फार्मूले हैं। जैसे देखना पहला फार्मूला हमारे पास ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वैल्यू कैसे आई हमारी, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वैल्यू हमारी कैसे आई। तो देखना यहां से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है, पी अपॉन एच। अगर हमारा LHS और RHS दोनों सेम हो जाए तो इसका मतलब क्या, ये हमारा सेम है। तो देखना हम स्टार्ट करते हैं कहां से, LHS से। साइन थीटा की वैल्यू कितना, पी अपॉन एच है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो यहां से मिलेगा कितना, पी अपॉन एच इतने का होल स्क्वायर प्लस
कॉस थीटा की वैल्यू कितना, बी अपन एच, तो यहाँ पर पुट कर देते बी अपन एच इतने का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखना यहाँ से हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा मिलेगा कितना, पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर प्लस यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। इसको देखना जो हमारा ये बेस है ये क्या है, सेम है, तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, एच स्क्वायर। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम बताया था, पाइथागोरस थ्योरम क्या मिला था हमारा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा मिलेगा कितना, देखना एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर है, उसकी वैल्यू कितना मिल गई, 1 मिल गई। तो देखना एल एच एस की वैल्यू कितना आ गई, 1, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। इसके बाद और भी हमारे पास है, देखना दूसरा फॉर्मूला इसका, पहले हमको मिला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा देखना, दूसरा हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे ये 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितना होती है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये भी होता हमारा वैल्यू, ये ध्यान में रखना क्या, टेन थीटा इक्वल टू हमारा होता कितना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये भी वैल्यू होता हमारा। ये वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं यहां से, देखना मिलेगा 1 प्लस कितना, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इतने की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या लिखा, 1, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, 1 अपान कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। वो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखा था, 1 ओवर सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 ओवर कॉस थीटा, तो 1 ओवर कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक थीटा, तो यहाँ से हमको मिलेगा ये सेक स्क्वायर थीटा। देखना ये वैल्यू हमको मिल गई। तो ये दोनों वैल्यू हमको याद में रखना पड़ेगा क्या, कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कितनी होती, 1 होती, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो मिलेगी वो कितना मिलेगी, सेक स्क्वायर थीटा मिलेगी। देखना इसके बाद है हमारा सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टी रेशियो। देखना इसके बाद हमारा सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टी रेशियो। टी रेशियो का कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे देखना यहां पर मैं लिखता हूं क्या, साइन थीटा, थीटा नहीं लिखता, साइन लिखता हूं, कॉस लिखता हूं, टेन, सेक, और यहां हो जाएगा हमारा कोसेक हो गया। ठीक है, यहां पर मैं एंगल लिख रहा हूं 0 डिग्री, यहां पर लिख रहा हूं 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, और फिर कितना मिलेगा 150 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू, मतलब क्या, अगर हम देखें साइन की वैल्यू देखें तो साइन की वैल्यू कितना, 0 की वैल्यू कितनी होगी, 30 की वैल्यू कितनी होगी, 45 की वैल्यू कितनी होगी, 60 की कितनी होगी, 90 की कितनी होगी, 120, 135, 150 और 180 की वैल्यू, इन सब की वैल्यू हम देखते हैं कितना कितना होगा। एक चीज और यहाँ पर नीचे कॉट भी होगा। ठीक है, ये लिख दिया। अगर हम साइन 0 की वैल्यू देखें तो साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होता है। साइन 45 की वैल्यू जो होगी वो मिलेगा कितना, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू जो मिलेगी कितना मिलेगा, √3 डिवाइडेड बाई 2। साइन 90 की वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये हो गया। देखना साइन का जो ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू मिला, इसी का रिवर्स वैल्यू हमको किसका, कॉस का मिलेगा। साइन 90 की जो वैल्यू मिली वो कितना, साइन 90 की जो वैल्यू मिली वो कॉस 0 की वैल्यू मिलेगी। ये साइन 60 की वैल्यू जो मिली वो 30 की वैल्यू मिलेगी। ये 45 की वैल्यू वहीं आ गया तो ये वहीं पर मिलेगा। और फिर क्या,
इसके बाद ये वाली वैल्यू तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसके बाद क्या 0, तो 0 आ गया। ये तो हो गया हमारा साइन। ठीक है, अगर हमारा एक वैल्यू को याद हो गया तो हम सारे के सारे वैल्यू याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? ये वैल्यू अगर हमारा याद है तो देखना, यहां पर हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिया, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिया। दोनों की वैल्यू निकालने के बाद हमको करना क्या होगा? अगर हमको टेन थीटा की साइन थीटा की वैल्यू अगर हमने निकाल लिया, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो हम करेंगे क्या? साइन थीटा का रिवर्स कर देंगे। जैसे देखना यहाँ पर 0 की वैल्यू जो लिखा है वो 90 की वैल्यू लिखा है, 30 की वैल्यू जो लिखा है 60 की वैल्यू लिखा है, 45 की वैल्यू सेम है, 60 की वैल्यू वो 30 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 90 की वैल्यू और ये 0 की वैल्यू, इस तरीके से। अब देखना टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है हमारा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखना, टेन थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला। देखना यहां से हमको इसका मतलब क्या हुआ? अगर टेन 0 की वैल्यू निकालना है मान लो, तो अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 0 पुट कर लो तो साइन 0 हो गया, ये क्या हो गया? कॉस 0 हो गया। अगर हमको टेन 30 की वैल्यू निकालना है, 30 की वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा? साइन 30 डिवाइडेड बाय कितना? कॉस 30, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। ऐसे हमको जितने की वैल्यू निकालना होगा उतने की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और वैल्यू निकालते चले जाएंगे। तो देखना, अगर मुझे हम 0 की वैल्यू निकालने तो क्या करेंगे? इतना डिवाइडेड बाय इतना, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 वैल्यू कितना मिलता हमारा? 0, तो 0 लिख देंगे 10 की वैल्यू। अब देखना 30 डिवाइडेड बाय इतना डिवाइडेड बाय इतना, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, तो इतना डिवाइडेड बाय इतना कितना मिलेगा हमको? ये 2 और 2 ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/√3। ऐसे यहां पर ये देखना सेम लिखा है, कैंसिल होकर कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। यहां पर इसको करेंगे तो यहां पर कितना मिल जाएगा? √3 मिलेगा। 1/0 की वैल्यू कितना होती है? इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ऐसे हम सेक की वैल्यू निकालेंगे तो सेक इक्वल टू क्या होता? सेक थीटा इक्वल टू होता 1/cos थीटा, बताया था cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, बात एक ही है। तो यहां से अगर मैं बोलूं सेक थीटा की वैल्यू क्या निकल गया, तो सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखना cos थीटा की वैल्यू क्या करना? इनवर्स करना है। तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका उल्टा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब रिवर्स करोगे तो कितना मिलेगा? 2/√3। इन्वर्टेड करोगे, इसका करोगे तो इसका √2 आ जाएगा, इसका कितना? 2 आ जाएगा। 1/0 वैल्यू कितना? इन्फिनिटी, फिर से आ गया। कोसेक क्या होता? देखना, कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू मिलेगा कितना? 1/sin थीटा। मतलब क्या, जो sin थीटा की वैल्यू उसी का रिवर्स कर दो तो 1/0 कितना वैल्यू मिलेगी? इनफाइनाइट। 1/2 वैल्यू कितना? 2 मिलेगी। 1/√2 वैल्यू कितना मिलेगी? √2। 1/ इतना तो कितना मिलेगा? 2/√3 इतना मिल जाएगा, और 1/1 कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखना ये जो कोसेक की वैल्यू आई, ये कोसेक की वैल्यू क्या है? सेक की वैल्यू का रिवर्स है। ऐसे हमारा कॉट की वैल्यू जो होगा वो किसका रिवर्स होगा? tan का। तो tan का जो 90 का वो क्या आया? इसके 0 आया। इसका कितना आएगा? √3 आएगा। इसका ये आएगा, इसका कितना आएगा? 1/√3 आएगा। इसका कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सबकी वैल्यू लिख सकते हैं। ये तो हमारा हो गया 90 तक की वैल्यू के लिए। अब देखना इसके आगे की वैल्यू अगर मुझे लिखना है तो इसके आगे की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? इसके आगे की वैल्यू लिखने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, जो हमारा साइन होता है इसमें सब के सब पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब में हमारा क्या? नेगेटिव वैल्यू हो गया, इसी का रिवर्स होना। देखना ये 1 था, 1 के बाद कितना? √3 है, तो 20 की वैल्यू √3। इसकी वैल्यू कितना? 1/√2। इसकी 50 की वैल्यू कितना? 1/2। इधर से चलते चले जाओ, इधर कितना? 0 हो गया। ठीक है, इधर से भी चलते जाएंगे तो कितना? 1/2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/√2 मिलेगा। फिर कितना मिलेगा? √3/2, और फिर कितना? इतना। इसी का रिवर्स ऐसे चलते जाओ, लेकिन इधर माइनस साइन, सॉरी इधर माइनस साइन। ठीक है, ये हमारा माइनस साइन के साथ। इधर भी रिवर्स जाते जाओगे तो इन्फिनिटी के बाद कितना? √3 माइनस के साथ। इधर कितना? -1। इधर कितना? -1/√3। इधर कितना? 0, तो माइनस प्लस होता नहीं, वो तो 0 हो गया। ठीक है, इधर भी ऐसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो इधर की वैल्यू क्या मिलेगी? -2। इधर कितना? -√2। इधर की वैल्यू कितना? -2/√3, और फिर इधर की वैल्यू कितना? -1। ठीक है, इधर की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो फिर से वही चीज है, तो -2/√3 -√2 माइनस और इन्फिनिटी। प्लस और माइनस इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं, दोनों इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1/√2 और इसकी वैल्यू सॉरी माइनस में -1
√3 और फिर क्या वैल्यू हमारी इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या स्टैंडर्ड वैल्यू को निकाल सकते हैं। बस हमको याद क्या करना है, केवल हमको याद क्या करना है, केवल याद ये करना है देखना, हमको याद क्या करना है, हमको याद केवल ये करना है कि हमारी जो ये वैल्यू होगी, जिधर से ये जो वैल्यू होगी यही वैल्यू का क्या रिवर्स होगा। जैसे ये इधर से चलता चला गया, ऐसे इधर से ये वैल्यू सारी चलती चली जाएगी। साइन की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी हमेशा। साइन की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, जो हमारा कॉस आएगा, टेन आएगा, सेक आएगा, कोसेक आएगा, कॉट आएगा, इसकी वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, सबकी वैल्यू निगेटिव मिलेगी। साइन की वैल्यू ऑलवेज हमारी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये वैल्यू हमारे निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो साइन की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, आपको पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या था, सम स्टैंडर्ड वैल्यू। इसको आपको याद में, ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में रखने के लिए क्या, आप केवल और केवल इतना वैल्यू याद करो, फिर बाकी सारे के सारे ट्रिक जो मैंने बताया, मैंने क्या बताया, इसी का रिवर्स लिखो कॉस, और इन दोनों का डिवाइड करके क्या लिखो, टेन लिखो, टेन का रिवर्स क्या लिखो, कॉट लिख लो। और देखना साइन का उल्टा करके लिखोगे, इन्वर्ट करके, तो इन्वर्ट करके क्या मिल जाएगा, कोसेक मिल जाएगा। फिर कॉस का इन्वर्ट करके लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। इसी का फिर इधर से रिवर्स करके इधर लिखते चले जाओ, फिर क्या इधर सारे के सारे वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टी रेशियो। देखना इसके बाद है हमारा